अगले दिन सायु के वर्क प्लेस पे असामी सायु से पूछती है तो क्या कहा योशिदा ने। सायु योशिदा का मैसेज देखती है और कहती है कि हाँ उसने कहा तुम घर आ सकती हो। तभी असामी शॉप के सामने खड़ी ब्लैक कार को देख कहती है ये कार कुछ दिन से डेली यहाँ रुक रही है लेकिन इसमें से कोई उतरता नहीं है। और सायु को ये कार जानी पहचानी लगी। सीन शिफ्ट होता है योशिदा के घर। सायु असामी को लिटरेचर पढ़ने में हेल्प करा रही थी क्योंकि उसका ड्रीम है ऑथर बनने का। और फिर सायु उस फ्लैशबैक को सोचती है जब योशिदा ने उसे उसका गोल अचीव कराने का प्रॉमिस किया था, जिससे उसके योशिदा के साथ रुकने के और दिन बढ़ गए। इधर असामी पूछती है कि हे तुम क्या सोच रही हो। सायु कहती है कि मैं बस सोच रही थी कि डिनर में क्या बनाऊं। असामी कहती है तुम तो बिल्कुल एक हाउसवाइफ की तरह पूछ रही हो, तो फिर तुम बेंटो बनाओ जो स्कूल एग्जाम्स के पहले ज्यादा बिकता है। सीन शिफ्ट होता है योशिदा के ऑफिस में जहां योशिदा को सायु का मैसेज आता है और इधर मिशिमा अपने डेस्क पर से देख सोच रही थी कि ये जरूर सायु का मैसेज होगा, मेरे पास तो योशिदा का नंबर भी नहीं है। तभी यहाँ आयरी योशिदा को उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करने आती है और उन्हें बात करते देख मिशिमा को फिर से अच्छा नहीं लगता। योशिदा के पास से आयरी चली जाती है और मिशिमा उसके केबिन में आके पूछती है कि हम साथ में लंच कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों कैफेटेरिया में बैठे थे और मिशिमा पूछती है तुम योशिदा के बारे में क्या सोचती हो, मतलब उस लड़की से तो तुम मिली ही हो ना। आयरी कहती है सायु हाँ मिली हूँ, वो योशिदा की गर्लफ्रेंड नहीं है और योशिदा के थॉट्स भी क्लियर हैं उसको लेके। तभी मिशिमा पूछती है और क्या तुम अपसेट नहीं होगी अगर वो तुम्हें छोड़ सायु को अपने लिए चूज कर ले। आयरी कहती है नहीं होंगी क्योंकि हम किसी के फीलिंग्स को नहीं कंट्रोल कर सकते। मिशिमा कहती है तो इसका मतलब ऐसे पर्सन पे ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है। आयरी कहती है अगर तुम फोर्सफुली कोई चीज पा लेते हो तो टाइम के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मिशिमा कहती है तुम्हारे बातों से लग रहा है कि तुम डरी हुई हो, क्योंकि अगर तुमने फोर्स किया तो तुम उसे कहीं खो ना दो, इसलिए तुम वेट कर रही हो। आयरी उससे ये सभी चीजें पूछने का रीजन पूछती है तो मिशिमा कहती है क्योंकि मुझे चीजों को खोने के ख्याल से भी डर लगता है। और वो ये बात काफी लाउडली बोली थी जिससे उसके कोवर्कर्स उनकी तरफ देखने लगते हैं। फिर वो शांति से बैठ जाती है और मिशिमा के सवालों का जवाब देते हुए आयरी कहती है इसलिए बेहतर यही होगा कि वो वेट करे योशिदा का कि वो किससे रिलेशनशिप स्टार्ट करता है। मिशिमा कहती है पर तुम योशिदा से प्यार करती हो ना। आयरी कहती है हाँ पर सिर्फ इतना ही मैटर नहीं करता किसी को पाने के लिए। मिशिमा कहती है और तुम ऐसा क्यों कह रही हो। आयरी कहती है तुम बहुत ही क्यूट हो मिशिमा। मिशिमा कहती है और तुम बहुत क्रीपी। इधर योशिदा घर को निकल रहा था जहाँ उसे सायु का मैसेज आता है कि उसने आज कुछ स्पेशल बनाया है। तभी यहाँ मिशिमा आती है और उसे थिएटर चलने को पूछती है। योशिदा मिशिमा को सायु का मैसेज दिखाता है और कहता है कि आज नहीं, आज सायु ने कुछ स्पेशल बनाया है। मिशिमा कहती है ठीक है तो फिर अपना नंबर दे दो। योशिदा पूछता है क्यों। मिशिमा कहती है तुमने सायु और आयरी को भी तो दिया है ना, और हम तो वैसे भी कोलिग्स हैं। और उसका फोन लेके नंबर एक्सचेंज करने लगती है। योशिदा कहता है तुम अगर मेरा नंबर ले भी लो तो बात क्या करोगी, मेरे पास कुछ खास है नहीं करने को। तभी यहाँ मिशिमा उससे कहती है कि अब क्या सभी चीजें तुम्हें डिसाइड करोगे कि कौन किसके लिए खास है, और फिर अपने प्यार का इजहार करती है। योशिदा थोड़ा उसकी बातों से कंफ्यूज था पर फिर मिशिमा कहती है थोड़ा सा करती हूँ, वैसे भी मुझे सिर्फ तुम्हारा नंबर ही चाहिए था। फिर वो उसे वही मैसेज करती है कि फिर कभी मूवी देखने चलोगे, जिसके रिप्लाई में योशिदा हाँ करता है और मिशिमा कहते हुए चली जाती है यही तो मुझे तुम में सबसे ज्यादा पसंद आता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सायु अपने बनाए स्पेशल डिशेस के बारे में बताती है कि ये मैंने असामी के पसंद से बनाया है जो एग्जाम टाइम पे विनिंग से रिलेटेड माना जाता है। योशिदा पूछता है तो मुझे किस चीज में जीतना है। सायु कहती है खुद से, आफ्टर ऑल हम खुद के ही तो दुश्मन होते हैं। और योशिदा सोचता है कि मैंने कई चीजें करी सायु की हेल्प करने के लिए, लेकिन मैंने सिर्फ वही किया जो मैं चाहता था। तभी सायु पूछती है कि हे डिनर कैसा है। योशिदा कहता है कि हाँ अच्छा है, बट समर के टाइम पे खाने में थोड़ा अजीब लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन वीकेंड था और सायु हमेशा की तरह अपने घर के कामों में लगी थी। उसे देख योशिदा भी उसकी मदद करने का कहता है पर सायु उसका हाथ पकड़ के बेड पे बैठा देती है कहते हुए कि ये उसका काम है और इसीलिए तो वो इस घर में है। और योशिदा कहता है पर फिर भी मुझे थोड़ा सा तो करने दो, पर सायु उसे मना करती है और इसी बीच वो उस पर गिर जाती है। फिर वो उसे सॉरी कहती है और योशिदा फिर शावर लेने चला जाता है। सफाई करते हुए सायु को एक पैकिंग बॉक्स दिखता है जिसे निकालते हुए वो योशिदा से पूछती है कि क्या वो ओपन करके देख सकती है। योशिदा कहता है कि हाँ कर लो। सायु को इस बॉक्स में योशिदा के हाई स्कूल की एल्बम दिखती है जिसके फोटोज को सायु ब्राउज करने लगती है, जिसमें उसे योशिदा की एक क्लोज फोटो एक लड़की के साथ दिखती है। वो योशिदा से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। योशिदा कहता है कि हाँ ये मेरी सीनियर भी थी। सायु कहती है तो तुम्हें सही में ओल्डर लड़की हमेशा से पसंद आती थी। योशिदा कहता है हाँ एक तरह से, पर उसने मुझे ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि मैं कुछ ज्यादा ही उसकी केयर करता हूँ। सायु कहती है तो क्या तुम उससे इतना पसंद करते थे। योशिदा कहता है कि हाँ ये तो नॉर्मल सी चीज है। अब सीन शिफ्ट होता है सायु के वर्क प्लेस पे जहाँ असामी शॉप के काउंटर को सायु और
क्यूया पे छोड़ लंच करने जाती है। तभी हम उसी कार को वहाँ रुकते देखते हैं जिसमें से कोई उतरता नहीं है, पर आज उसमें से एक लड़का निकलता है जिसे देख सायु काउंटर के नीचे बैठ जाती है। क्यूया समझ जाता है कि सायु उससे मिलना नहीं चाहती, तो वो उसे काउंटर से बाहर भेज देता है। वो लड़का आके क्यूया को अपना कार्ड देता है और नाम बताता है काजुटो ओजीवाड़ा, ओजीवाड़ा फूड्स कंपनी का सीईओ। वो यहाँ के सायु ओजीवाड़ा के बारे में पूछता है। क्यूया कहता है कि इस नाम की कोई लड़की यहाँ पे नहीं है। फिर वो यहाँ के मैनेजर के बारे में पूछता है और यहाँ से चला जाता है। इधर सायु को असामी कह रही होती है, तुम्हारा भाई यहाँ? सायु कहती है कि हाँ। तभी यहाँ क्यूया आता है और कहता है कि वो चला गया, लेकिन अगर ऐसी बात है तो तुम फिर यहाँ ज्यादा दिन तक छुप के काम नहीं कर सकती। सायु कहती है कि हाँ, अभी के लिए थैंक्स, और मन में ही सोचती है कि मुझे घर जाने का डिसीजन तो लेना ही था, लेकिन ऐसे नहीं। घर जाते हुए सोच रही होती है कि अगर उसका भाई उसे ढूंढ रहा है तो उसे घर जाना ही होगा। तभी उसे योशिदा का मैसेज आता है कि वो आज घर देर से आएगा। तो सायु फिर कुछ घर के सामान लेने मॉल आती है, जहाँ उसकी मुलाकात मिशिमा से होती है। वो भी मिल रहे थे कि सायु को उसका भाई वापस से दिखता है और वो मिशिमा के पीछे छिप जाती है। फिर मिशिमा को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो उसे लेके कोरियोकी बार में आती है। यहाँ सायु सिचुएशन के बारे में योशिदा से बताना चाहती थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे। मिशिमा उससे कहती है कि जो भी है स्ट्रेट लिख दो, और फिर भी सायु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे। तो मिशिमा फिर अपने फोन से योशिदा को टेक्स्ट कर देती है कि सायु और मैं कोरियोकी में हैं, तो ऑफिस से यहीं आना। इधर दूसरी तरफ हम योशिदा के ऑफिस में देखते हैं, वो अपना काम खत्म कर चुका था और हाशिमोटो कहता है अब तुझे जल्दी घर निकलना चाहिए दोस्त, क्योंकि वहाँ तेरा कोई वेट कर रहा होगा। तभी योशिदा मिशिमा का मैसेज देखता है और खुश होता है ये सोच के कि सायु कुछ अच्छे समय स्पेंड भी कर रही है। इधर मिशिमा सॉन्ग गाती है और वो सायु से भी पूछती है, पर सायु मना कर देती है। फिर दोनों साथ में ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे होते हैं। मिशिमा पूछती है, तो क्या तुम्हारा कोई पीछा इसलिए कर रहा है क्योंकि तुमने कोई क्राइम किया है? सायु कहती है कि नहीं, वो बात नहीं है। मिशिमा इससे ज्यादा कोई क्वेश्चंस फोर्स नहीं करती और पूछती है कि अगर तुम्हें पता था कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है तो तुम घर से बाहर क्यों निकली? सायु कहती है कि मैं योशिदा के घर रहती हूँ, तो फ्री टाइम में रिसोर्सेज तो खरीदने होंगे ना। मिशिमा कहती है कि तुम दोनों तो अभी से एक दूसरे पे साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो गए हो, अगर तुम अलग हुए तो क्या फील करोगे? सायु कोई आंसर नहीं देती। फिर मिशिमा पूछती है कि क्या तुम योशिदा को बस एक हेल्पिंग पर्सन की तरह देखती हो या उससे प्यार भी करती हो? उसके इस बात का भी सायु कोई जवाब नहीं देती। फिर मिशिमा उससे माफी मांगती है एमसीक्यू क्वेश्चंस की जगह मिसलेनियस पूछने के लिए। फिर मिशिमा उसे सलाह देती है कि उसे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना ही होगा जो उसके फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा। तभी यहाँ योशिदा आता है और सायु को घर चलने के लिए कहता है और वो मिशिमा को भी साथ चलने पूछता है, और मिशिमा कहती है कि नहीं, मैं थोड़ा और गाना गाऊंगी। जाते हुए योशिदा कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हें पिक्चर दिखाने जरूर ले जाऊंगा। और उसके जाने के बाद मिशिमा इमोशनल हो जाती है कि योशिदा सायु की तरह मुझे क्यों नहीं देखता और आखिर मेरी फीलिंग्स को वो सीरियसली क्यों नहीं लेता। इधर घर जाते समय सायु योशिदा से पूछती है कि क्या कोई चीज है जो योशिदा साथ में एंजॉय करना चाहता है। तभी उन्हें एक समर फेस्टिवल फेयर का पोस्टर दिखता है और दोनों साथ में वहां आते हैं, जहाँ सायु नोटिस करती है कि योशिदा उसकी तरफ देखने में हिचक रहा है। तो सायु फिर उसकी तरफ देख पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ? योशिदा कहता है कि हाँ, तुम अच्छी लग रही हो। तभी सायु कुछ बच्चों को देखती है जिनके हाथ में कॉटन कैंडी थी। योशिदा पूछता है क्या तुम्हें भी वही चाहिए? फिर वो सायु के लिए एक खरीदता है। फिर चलते हुए सायु कॉटन कैंडी एंजॉय करती है, साथ में कहती है कि तुम भी टेस्ट करो, ये कितना बढ़िया है। तभी एक छोटा बच्चा आके सायु से टकरा जाता है और वो गिरने वाली होती है, और योशिदा उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है। और फिर वो सोचता है कि क्या मुझे इसका हाथ छोड़ देना चाहिए। तभी सायु कहती है कि हम ऐसे ही चलेंगे तो मेले में खोएंगे नहीं। फिर ये लोग ऐसे ही पहुंचते हैं एक जगह जहाँ फायर क्रैकर्स से आसमान जगमगाया था, और योशिदा मन में ही सोच रहा होता है कि वो ऐसी जगह कभी नहीं आ पाता अगर वो सायु के साथ नहीं होता। फिर वो अपनी बोरिंग लाइफ इमेजिन करने लगता है सायु के बिना, पर जैसे ही वो ख्यालों से बाहर आता है वो देखता है कि सायु उसके साथ नहीं है। वो परेशान होकर सायु सायु आवाज लगाने लगता है। तभी पीछे से सायु कहते हुए आती है कि क्या हुआ, मैं तो कह के गई थी कि मैं कैंडी की स्टिक फेंक के आ रही हूँ। फिर दोनों साथ में फायरवर्क्स देख रहे होते हैं और सायु पूछती है क्या तुम घबरा गए थे कि मैं चली गई? योशिदा कहता है कि हाँ, ऐसा ही समझो। फिर वो पूछता है कि क्या तुमने जाने का प्लान बना लिया है? और तुरंत ही वो कहता है कि खैर भूल जाओ इस बात को। फायरवर्क्स एंड होता है और सायु कहती है तुम्हें पता है मैं आज से पहले जितने लोगों के साथ रही उन्हें मैंने अपना रियल नाम नहीं बताया, पर जब तुमने मेरा नाम पूछा मेरे मुंह से मेरा रियल नाम निकला, और उसके बाद मुझे लगा कि मैं अब और नहीं भाग सकती। फिर वो पूछती है तुमने वो क्यों पूछा था? तुम चाहते हो कि मैं अपने घर चली जाऊं? योशिदा कुछ और कहना चाहता था पर वो हिम्मत करके कहता है कि हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है अर्ली मॉर्निंग। योशिदा के घर बेल बजती है तो वो दरवाजा खोलने आता है, जहाँ वही सायु का भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं सायु को घर ले जाने आया हूँ। और वो बताता है कि वो भागी घर से क्योंकि उसकी और मॉम के बीच कुछ बहस हो गई थी, और चूंकि मैं अब उसे ढूंढ लिया हूँ तो उसे घर ले जाने आया हूँ।
सायु यहाँ कहती है कि वो भी जाने के लिए रेडी नहीं है। ओजीवारा कहता है तो तुम क्या एक स्ट्रेंजर के साथ रहोगी, पता नहीं किसकी नीयत कैसी हो। पर सायु इससे आर्गू करने लगती है कि योशिदा वैसा इंसान नहीं है। खैर फिर सभी आराम से बैठकर बातें करने का डिसाइड करते हैं। ओजीवारा सबसे पहले पूछता है कि क्या तुम दोनों ने कुछ गलत तो नहीं किया ना। दोनों इस बात पे ना करते हैं। ओजीवारा फिर योशिदा को थैंक्स कहता है और सायु से कहता है कि मॉम तुम्हारी फिक्र कर रही हैं। सायु कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उस औरत को मेरी जरा सा भी फिक्र हो, इसलिए बात क्या है वो बताओ भाई। ओजीवारा कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद से स्कूल के टीचर्स कई बार तुम्हारे बारे में मॉम से पूछने आए, पर वो सिर्फ इतना कहती थी कि सायु ने अपने आप को कमरे में लॉक कर रखा है। और अब उन्हें शक हो रहा है कि मॉम ने तुम्हें कमरे में बंद कर रखा है, इसलिए तुम्हें घर चलना होगा। इस पर योशिदा कहता है तो क्या उन्हें सिर्फ इसलिए सायु चाहिए ताकि वो अपने आप पे आए इल्जाम से बच सके, कितनी शर्म की बात है। ओजीवारा कहता है कि अगर एक बार वो कोई चीज डिसाइड कर ले तो फिर तुम्हारे लिए और भागना पॉसिबल नहीं होगा। इस पर योशिदा कहता है कि क्या हमें कुछ टाइम मिल सकता है, सायु को थोड़ा वक्त चाहिए डिसाइड करने के लिए। ओजीवारा कहता है कि मैं सायु से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि उसे अभी लेके नहीं जाऊंगा। योशिदा कहता है कि हाँ क्यों नहीं। ओजीवारा अपने कार निकालने जाता है और इधर सायु ड्रेस पहन योशिदा को हक करते हुए कहती है मैं डरी हुई हूँ कि मेरे जाने का टाइम आ गया है। योशिदा कहता है कि हाँ मैं भी। और फिर सायु ओजीवारा की कार की तरफ बढ़ती है। इधर योशिदा अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी देख सोचता है चलो मैं तब तक सेव ही कर लेता हूँ। कार में ओजीवारा सायु से कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी पर अब नहीं, लगता है वो तुम्हारी काफी फिक्र करता है। सायु कहती है हाँ, और ये भी कहता है कि मुझे मॉम डेली कॉल करके पूछती थी कि वो मिली या नहीं, और अगर तुम अभी नहीं चलोगी तो चीजें उनके लिए और खराब हो जाएंगी। मैं तुम्हारी हर तरह से हेल्प करूंगा मॉम को समझाने में कि तुम कैसा फील करती हो। सायु कहती है कि सच तो ये है कि मैं वहां से भागने के बाद भी हर जगह वैसा ही फील करती थी, अकेले और दर्द में। पर जब मैं योशिदा से मिली मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी स्टूपिड थी। फिर मैंने खुद के बारे में सोचना शुरू किया और जब तक मैं ये नहीं जानती कि मुझे क्या बनना है मैं घर नहीं जाऊंगी। ओजीवारा यहाँ उसकी कई बातें समझता है और कहता है तुम काफी बदल गई हो, अब तुम चीजें ओपनली डिस्कस करना सीख गई हो। ठीक है तो मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ और उसके बाद मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं रहेगा। सीन शिफ्ट होता है योशिदा के अपार्टमेंट में जहाँ असामी आती है क्योंकि सायु 1 हफ्ते में अब अपने घर जा रही है, इसलिए वो दोनों को बताना चाहती है कि वो घर से क्यों भागी। सायु कहती है कि मेरी मॉम के साथ मेरी कभी नहीं बनती थी और शायद इसीलिए मैं किसी चीज में अपना एफर्ट्स नहीं डालती थी, ना ही पढ़ाई में और ना ही किसी एक्टिविटी में, और ये मेरे लिए नॉर्मल सी चीज बन गई थी। पर मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई, यूको। वो बिल्कुल मेरी तरह ही थी और देखने वालों के लिए ऐसा था जैसे 2 क्लास के रिजेक्ट हुए स्टूडेंट साथ में हों। और मैं यूको के साथ चीजें शेयर करने लगी और उसके साथ एक प्रॉब्लम थी, वो क्लास में सबसे ज्यादा बुली हुआ करती थी और ये उस दिन ज्यादा हुआ। और इसका कारण था कि जिस लड़के के प्रपोजल को मैंने मना किया वो काफी पॉपुलर लड़का था, जिस वजह से मेरे क्लास की लड़कियां मुझे नहीं बल्कि उसे बुली करने लगी। तब से मैं उसका हर जगह मजाक बनने से बचाती आई और मुझे नहीं पता था कि ये मेरी एक दिन सबसे बड़ी गलती साबित हो जाएगी। मैंने उस इंसिडेंट के पहले यूको को बाथरूम में देखा जिसे क्लास की लड़कियां बुली करके जा रही थी। उसने अपने आप को पूरा गीला कर लिया था ताकि किसी को पता न चले कि उसके साथ क्या हुआ। मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी चाहे कितने भी वर्स्ट सिचुएशंस हो, और मैंने इस बात की कंप्लेन भी की। पर अगले दिन जब मैं लंच टाइम पे हमेशा की तरह स्कूल के छत पे आई, यूको बाउंड्री की उस तरफ खड़ी थी और वो मुझसे कहती है कि उसकी वजह से मेरी स्माइल खत्म हो गई, उसकी केयर करने की वजह से मैं पहले वाली सायु नहीं रही, और उसके आखिरी वर्ड्स थे अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखना मेरी दोस्त। इस इंसिडेंट के बाद सायु पूरी तरीके से टूट चुकी थी। घर पे मीडिया वालों का भीड़ था क्योंकि वो उसकी एक लौती गवाह थी। इधर उसकी मॉम सर पे हाथ पकड़े बैठी थी और उसे इस सब का दोष दे रही थी। सायु उनसे माफी मांगती है पर तब वो अपना आपा खो देती है जब उसकी मॉम पूछती है क्या तुमने उसे धक्का दिया था। सायु यहाँ कहती है कि आप कुछ नहीं समझती और अगर आपको ऐसा ही लगता है कि सारी फसाद की जड़ मैं ही हूँ तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। उसे जाने से उसका भाई रोकता है पर सायु जब उसे बताती है कि मॉम कैसा कैसा सोचती हैं, ओजीवारा कहता है कि अभी तुम्हें बस कुछ दिन मॉम से दूर रहने की जरूरत है, और फिर उसे एक स्टेशन लाके उसे कुछ पैसे देके कहता है कि मुझसे कांटेक्ट में रहना तो मैं मॉम को तुम्हें ढूंढने नहीं दूंगा। उसके बाद कुछ दिनों में भाई के दिए हुए पैसे भी खत्म हो गए और यूको की यादें और मेरे अकेलापन मुझे खाया जा रहा था। यहाँ तक कि मुझे मेरे भाई की काइंडनेस भी काटने को दौड़ती थी, इसलिए मैंने अपना फोन फेंक दिया और इधर उधर भटकने लगी। फिर मुझे एक लड़का मिला जो मुझे काइंड लगा, पर तब तक जब तक ये सब शुरू नहीं हुआ, जिसके बाद मैं ऐसे ही जीने लगी। एक के बाद एक मैं स्टूपिड की तरह चीजें दोहराती चली गई जब तक मैं योशिदा से नहीं मिली। सीन प्रेजेंट में आता है और फिर असामी उसे कंफर्ट फील कराती है और फिर वो योशिदा से बातें करते हुए कहती है कि मुझे पता था कि इसके पीछे कोई स्टोरी होगी पर ऐसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो अब तुम क्या करोगे, उसे घर जाने दोगे? योशिदा कहता है कि उसकी फैमिली उसे लेने आई है
और मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। असामी कहती है, स्ट्रेंजर? इतना कुछ करने के बाद भी कोई स्ट्रेंजर कहलाता है क्या? योशिदा कहता है कि ये उसकी फैमिली प्रॉब्लम है, तो बेहतर यही होगा कि मैं इसमें इन्वॉल्व ना हूँ। सीन शिफ्ट होता है योशिदा के ऑफिस, जहाँ वो हाशिमोटो और मिशिमा को बता रहा होता है कि सायु घर वापस जा रही है। हाशिमोटो कहता है, ये तुम दोनों के लिए सही रहेगा। और तभी वो योशिदा की शक्ल को देखता है और कहता है कि ये सही रहेगा ना। योशिदा कहता है कि वो अपने घर से इसलिए भागी क्योंकि उसके पेरेंट्स सही नहीं थे। हाशिमोटो कहता है, पर उसका भाई तो उसी के साइड है ना। योशिदा कहता है कि हाँ। हाशिमोटो कहता है, फिर तो सब उस पे छोड़ दो, तुम्हारा उसके मैटर में डीप जाना सही नहीं है। योशिदा कहता है कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ योशिदा घर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में सायु का भाई मिलता है और उसे उस दिन घर आके उसे रूड बिहेव करने के लिए माफी मांगता है। योशिदा उसके साथ पास बेंच पे बैठता है और कहता है कि ऐसे माफी मत मांगो, कोई भी स्टार्टिंग में यही समझेगा। फुजीवारा कहता है, सायु लकी थी जो उसे तुम मिले, तुमने उसके लिए इतना कुछ क्यों किया। योशिदा कहता है कि मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड से रिजेक्ट होने के बाद सड़क पे होते हुए जा रहा था, तो मुझे वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठी हुई मिली और वो इतनी स्टूपिड थी कि घर रुकने के लिए लिटरली कुछ भी करने के लिए रेडी थी। उसकी बातें मुझे स्कैरी लगी और वो क्यूट, और शायद इसलिए मैंने उसे अपने पास रख लिया। फुजीवारा उसकी बातों पे हंसता है। योशिदा कहता है कि मुझे पता है कि ये कोई रीजन नहीं लगता। फुजीवारा कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल एक जेन्युइन रीजन है। फिर योशिदा से पूछता है कि क्या सायु ने अपने मॉम से खराब रिलेशन क्यों थे इस बारे में बताया। योशिदा कहता है कि नहीं, उसने ये तो नहीं बताया। फुजीवारा पूछता है कि क्या तुम ओजीवारा फूड्स के बारे में जानते हो। वो मेरे डैड उस कंपनी के ऑनर थे और उनका दूसरों के साथ ज्यादा अफेयर्स रहता था। सायु के जन्म के बाद से ही वो हमें छोड़ के चले गए, जिससे मॉम भी सायु को प्यार नहीं करती थी। और जब किसी बच्चे को बचपन से उसके पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता तो वो सोशली कनेक्ट नहीं हो पाता। तुम योशिदा उसके लाइफ में पहले गार्जियन बन के आए। इन सभी चीजों के लिए थैंक्स। उसे याद दिलाता है कि तुम्हारे पास कुछ ही दिन बचे हैं सायु के साथ। घर आके योशिदा सायु से कहता है कि तुम्हारा भाई मुझे मिला, वो उस दिन के लिए माफी मांग रहा था और वो तुम्हारी काफी फिक्र भी करता है। सायु कहती है कि मैं उन्हीं लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हूँ जो मेरी फिक्र करते हैं, और अब मुझे घर जाना है तो मुझे मेक श्योर करना होगा कि मैं रेडी हूँ जाने के लिए। अगले दिन सायु योशिदा को रेसिपी लिख के एक कॉपी में देती है और कहती है, कन्वीनियंस स्टोर से मत खाना, इसमें सभी चीजें मैंने सिंपल वे में लिख रखी है। योशिदा देखता है और कहता है थैंक्स। फिर योशिदा अपने ऑफिस में आता है, जहाँ हाशिमोटो उसे साथ में लंच के लिए पूछता है और योशिदा मना कर देता है कि मुझे अभी ये प्रोजेक्ट खत्म करना है। उदास मन से हाशिमोटो जाते हुए कहता है कि तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए दोस्त। योशिदा कहता है कि हाँ, मैं लेता हूँ ना, स्मोक ब्रेक्स। हाशिमोटो कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। घर आके डिनर करने के बाद सायु योशिदा को वही तारों भरे खुले आसमान दिखाने वाले स्पॉट पे लाती है जहाँ उसे असामी लेके आई थी और कहती है, थैंक्स योशिदा, मुझे मेरी गलतियों को रियलाइज करवाने के लिए। जब तुम मिले उसके बाद से मेरी लाइफ चेंज हुई और अब मैं रेडी हूँ अपने पास्ट को फेस करने के लिए, क्योंकि मैं अपने साथ एक रीजन लेके जा रही हूँ कि मैं तुमसे मिली। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन योशिदा के ऑफिस में। ब्रेक टाइम पे मिशिमा हाशिमोटो से योशिदा कह रहा होता है कि कल सायु अपने घर जा रही है। हाशिमोटो कहता है, फिर तो तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और मिशिमा कहती है, और इतना ही नहीं, तुम्हें तो कल छुट्टी लेके उसके साथ घर होकाइडो तक छोड़ने भी जाना चाहिए। योशिदा कहता है कि ये अजीब नहीं होगा। मिशिमा कहती है, डूड, तुमने अभी तक जो किया वो अजीब ही तो है। योशिदा फिर कहता है कि मैं अगर ऐसे चला गया तो प्रोजेक्ट का क्या होगा। मिशिमा कहती है कि एक पर्सन के जाने से कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। योशिदा कहता है, पर सायु को अपना पास्ट फेस करने में ये कहीं रुकावट ना बने। मिशिमा कहती है, फिर से तुम सभी चीजें खुद ही डिसाइड कर लेते हो। अब लंच खत्म होने पे सभी काम कर रहे होते हैं, तभी योशिदा को असामी का कॉल आता है कि तुम्हें पता है सायु कहाँ है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। हाशिमोटो तुरंत अपने सीनियर आईडी से कहता है कि मैं और योशिदा को हाफ डे की छुट्टी चाहिए और आईडी परमिशन दे देती है। और योशिदा कहता है, पर मेरा काम पेंडिंग पड़ा है। मिशिमा तभी कहती है कि कुछ अपनी जिम्मेदारी मुझे भी दे दिया करो। फिर दोनों कार लेके निकल पड़ते हैं और हाशिमोटो कहता है, मुझे पता था, जब तुमने कहा था कि तुम एक टीनेज गर्ल को घर ले आए हो तो ऐसा होगा। योशिदा पूछता है, कैसा। हाशिमोटो कहता है कि तुम्हें हर वक्त उसकी फिक्र रहती है, तुम और किसी चीज के बारे में सोच नहीं पाते हो। पता नहीं तुम्हारे सामने अगर वो ना हो तो तुम कैसे रह पाओगे। योशिदा कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ, चाहे वो कहीं भी रहे। हाशिमोटो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो अकेले घर जा रही है तो खुशी खुशी जाएगी। तुम्हारी शक्ल देख के मैं भी बता सकता हूँ कि तुम्हें भी उसकी टेंशन रहती है, तो अगर ऐसा है तो तुम उसके साथ जाओ। योशिदा कहता है, पर सारा प्रोजेक्ट मेरे पे डिपेंडेंट है। हाशिमोटो कहता है, और सायु, क्या वो तुम पे डिपेंडेंट नहीं है। देखो, मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारे लिए ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। तभी यहाँ योशिदा को आईडी का कॉल आता है और सायु उन्हें मिल जाती है, जो घर से निकली थी योशिदा के ऑफिस आने के लिए, जिससे वो साथ में घर जा सके। फिर सायु यहाँ सभी से माफी मांगती है कि मुझे बिना बताए नहीं आना चाहिए, मेरी बैटरी भी डाउन थी, और सभी यहाँ स्माइल करते हैं।
हाशिमोटो कहता है कि तुम जितना बता रहे थे ये तो उससे ज्यादा क्यूट है। सीन शिफ्ट होता है नाइट में, जहाँ अचानक से सायु योशिदा से पूछती है, योशिदा क्या मैं तुम्हारे बेड पे आ सकती हूँ? योशिदा कहता है हाँ, पर क्यों? सायु उसके बगल में आके लेट जाती है और कहती है अगर तुम मेरे डैड होते तो क्या मैं भी एक नॉर्मल गर्ल होती? योशिदा कहता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें अपने घर में रहने दे रहा हूँ। सायु कहती है हाँ, पर ये मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेस है और यहाँ से जाना, और वो इमोशनल हो जाती है। योशिदा कहता है कि इस बेस्ट प्लेस पे तुम्हें एक और बेस्ट चीज मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ होकाइडो चल रहा हूँ तुम्हें छोड़ने। तुम्हें डर लग रहा है ना? मैं चल के तुम्हारी मॉम से भी मिलूंगा और चीजें ठीक करके ही लौटूंगा। सायु उसे हक कर लेती है और कहती है थैंक्स योशिदा, एक बार फिर से मेरे लिए इतना करने के लिए। योशिदा कहता है यू वेलकम। सीन शिफ्ट होता है जहाँ असामी उससे मिलने आई होती है और उसे बाय करती है। अब अगले सीन में ये सभी प्लेन में होते हैं, जहाँ सायु योशिदा के बगल में सो रही होती है और योशिदा उसके ब्लैंकेट ठीक कर रहा होता है। ओजीवारा कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने आने का डिसाइड किया। योशिदा कहता है कि मैं सायु का हिम्मत बढ़ाना चाहता था और वैसे भी सायु ने स्ट्रेंजर्स में सबसे ज्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड किया है, तो ये मेरा ड्यूटी भी बनता है कि सायु की मॉम को मैं एक्सप्लेन करूं। ओजीवारा कहता है कि मॉम तुम्हारी एक्सप्लेनेशन से कितना इफेक्ट होंगी उसका तो नहीं पता, पर ये सायु की मेंटल स्टेट के लिए ठीक है। तभी सायु उठते हुए कहती है तुम सही में मुझे घर छोड़ने आ रहे हो ना? योशिदा कहता है प्लेन ऑलरेडी हवा में है। ओजीवारा कहता है अगर तुम चाहो तो एयरपोर्ट से वापस जा सकते हो। और योशिदा कहता है कि ये क्या बात हुई, मैं क्या यहाँ एयरपोर्ट खेलने आया हूँ? सायु उसकी बातों पे हंसने लगती है और कहती है कि ऊपर से व्यू कितना बढ़िया आ रहा है ना, मैं पहले कभी प्लेन में नहीं बैठी। योशिदा कहता है सही में? मुझे लगा था तुम्हारी फैमिली प्लेन से ही ट्रिप्स करती होगी। तो सायु कहती है कि मेरी फैमिली कभी मुझे ट्रिप पे नहीं ले गई। फिर ये लोग लैंड करते हैं और ओजीवारा ड्राइवर से सपोरो चलने के लिए कहता है। ये सुन योशिदा हैरानी से पूछता है सपोरो? ओजीवारा कहता है कि हाँ, मुझे कुछ 2-3 घंटे का काम है मेरे ब्रांच में, तब तक तुम दोनों कुछ घंटे और एंजॉय करना। यहाँ फिर योशिदा और सायु एक कैफे में आते हैं और सायु कहती है मैं पहले कैफे भी नहीं गई। और योशिदा कहता है कि हाँ मैं भी। फिर ये लोग यहाँ पे ऑर्डर करते हैं। योशिदा अपने लिए हॉट कॉफी मंगाता है और सायु ग्रीन टी। यहाँ तभी सायु की नज़र बाहर के कुछ उसी के उम्र के स्टूडेंट्स पे जाती है जो स्कूल के बाद बैठ के आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। सायु कहती है कि मेरी मॉम को ये बिल्कुल पसंद नहीं था और अगर मैं ऐसा करती थी तो वो मुझे बहुत पनिशमेंट देती थी, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं आज बिना किसी रीजन के कैफे में हूँ और वो भी तुम्हारे साथ। योशिदा कहता है कि तुम्हें घर जाने से डर लग रहा है। सायु कहती है हाँ, तभी तो तुम मेरे साथ आए हो। इसके बाद दोनों अपने अपने ऑर्डर्स एंजॉय करते हैं। जब शाम होती है ओजीवारा इन्हें पिकअप करने आता है और ये सभी अपने रास्ते पे थे। और सायु कहती है कि मेरे स्कूल की तरफ ले चलो, मुझे योशिदा को कुछ दिखाना है। इसके बाद वो दोनों पीछे के रास्ते से स्कूल में एंटर करते हैं और योशिदा कहता है अगर पकड़े गए ना तो मेरे पे एक और इल्जाम लग जाएगा। सायु पूछती है एक और? योशिदा कहता है कि हाँ, एक तो ऑलरेडी तुम्हें घर रखने के लिए मैं क्रिमिनल हूँ ही। सायु कहती है ये बिल्कुल फनी नहीं था। फिर ये सीढ़ियों से होते हुए टॉप पे आ जाते हैं जहाँ सायु रूफ का डोर ओपन करती है पर वो लॉक था। फिर वो खिड़की से जाती है पर उसके हाथ कांप रहे होते हैं उस इंसिडेंट को याद करके जो यहाँ पे हुआ था। योशिदा फिर उसे पकड़ के साथ में ले आता है और सायु फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है उन पलों को याद करते हुए जो यहाँ यूको के साथ बिताई थी। उस बेंच के पास आके अपने घुटनों पे बैठ जाती है जहाँ दोनों बैठ के बातें किया करते थे। योशिदा पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? सायु कहती है कि हाँ, ये वही जगह है जहाँ सब कुछ खत्म हुआ, या कहूँ जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। फिर वो जाके वहाँ लगे लोहे के जाली को जोर से पकड़ लेती है और कहती है कि काश ये पहले यहाँ होता तो यूको आज जिंदा होती, और खुद को ब्लेम करने लगती है। योशिदा उसके पास आके उसका हाथ वहाँ से हटाता है तो वो देखता है कि इतने जोर से पकड़ने की वजह से उसके हाथ से खून आने लगा है। वो सायु से कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने उसे प्रोटेक्ट करना चाहा। सायु कहती है कि नहीं, यही तो मेरी गलती थी, मुझे उसे अच्छे से समझना चाहिए था कि वो क्या चाहती है। योशिदा उसे झुंझला कर कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये उसका डिसीजन था कि वो तुमसे दोस्ती करे, ये उसका डिसीजन था कि वो तुमसे दूर गई। अब इससे बाहर निकलो नहीं तो तुम मेंटली यहीं फंसी रहोगी। याद है तुमने उसके लास्ट वर्ड क्या बताए थे? यही ना कि उसने कहा था कि तुम हमेशा स्माइल करती रहो। उसकी बातें सुन सायु और जोर जोर से रोने लगती है। फिर योशिदा उसे अपना रुमाल देता है। इधर ओजीवारा देखता है कि ये अभी तक नहीं आया। इधर दोनों उसी बेंच के पास बैठे थे और सायु योशिदा को थैंक्स कहती है उसके साथ यहाँ भी आने के लिए। तभी वो उठती है और एक तेज हवा का झोंका आके उसे लगता है। फिर सायु स्माइल करते हुए कहती है मैं तुमसे फिर मिलूंगी यूको। तब ये दोनों नीचे आ रहे होते हैं और सायु कहती है मैं तुम्हें दूसरी रुमाल दे दूंगी। योशिदा कहता है उसकी जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो ना? सायु कहती है कि हाँ, और एक लंबी सांस लेके कहती है अब टाइम है मॉम को फेस करने का। फिर दोनों कार के पास आते हैं। फिर ये लोग ओजीवारा हाउस पहुंचते हैं। अंदर आने पे सायु की मॉम उसे देखते ही थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि कहाँ थी तुम्हें पता है लोग कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे हैं। तभी ओजीवारा कहता है मॉम, हमारे साथ एक गेस्ट भी है। फिर योशिदा के बारे में बताता है कि ये योशिदा है, इसने हमारी सायु का ख्याल रखा।
उसकी मॉम वहाँ से बिना कुछ कहे अंदर चली जाती हैं। ओजीवारा अंदर जाता है और फिर दोनों को भी अंदर आने के लिए कहता है। और अब ये लोग सभी टेबल पे बैठे थे और सायू की मॉम कहती हैं, आखिर भाग के तुम क्या साबित करना चाहती थी? यहाँ रह के तुमने जितनी प्रॉब्लम्स खड़ी करी थी वो कम नहीं थे। सायू कहती है, तुम कोशिश भी नहीं कर रही मुझे समझने का। उसकी मॉम कहती है, क्या समझने का? तुम क्या सोचती हो, कैसे पता चलेगा? तुम तो कुछ बोलती भी नहीं। सायू पूछती है कि तुम्हें याद है उस दिन तुमने क्या बोला था जिस वजह से मैं घर से गई? सायू की मॉम कहती है, नहीं मुझे याद नहीं। सायू कहती है, मुझे पता था तुम वैसा कुछ बोल देती हो जो तुम्हें भी याद नहीं रहता और उससे दूसरों को कितना हर्ट होता है और ना ही तुम समझने की कोई चीज कोशिश करती हो। सायू की मॉम कहती हैं कि तुम्हें घर आए 5 मिनट भी नहीं हुआ और अभी से तुम कंप्लेन करने लगी, तो क्या तुम इसलिए भागी थी ताकि हमें भी हर्ट कर सको? सायू कहती है कि नहीं, मैं इसलिए भागी ताकि मैं तुमसे दूर जाना चाहती थी, उस मॉम से जो मेरी मेंटल स्टेट को समझ नहीं पाई, जिसे लग रहा था कि मैंने अपनी इकलौती फ्रेंड को मारा है। उस मॉम से दूर जाना चाहती थी जो मुझे समझने की कोशिश के बजाय मुझ पे ही आरोप लगा रही थी। सायू की मॉम कहती हैं, तो तुम्हें इससे क्या लगा? तुम्हें भागने से क्या हासिल हो जाएगा? योशिदा मन में ही कह रहा होता है कि शायद उसके पास यही चॉइस बची हो। फिर सायू की मॉम योशिदा की तरफ देखकर कहती हैं, तुम फिर एक स्ट्रेंजर के घर रही, इतना ही नहीं उसे यहाँ तक ले आई और मुझे कितना एम्बेरस करोगी तुम? सायू कहती है, योशिदा यहाँ मेरे लिए आया है। सायू की मॉम योशिदा से कहती हैं कि तुम हमारे फैमिली का पार्ट नहीं हो, इसलिए ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। ओजीवारा कहता है, मॉम ये काफी रूड है। सायू की मॉम कहती हैं, तुम चुप रहो। फिर वो योशिदा से कहती हैं कि तुमने सायू को अपने घर रखा, ये कानून के खिलाफ है, जिसे तुम एक क्रिमिनल के अलावा और कुछ नहीं हो। इससे सायू गुस्से से टेबल पे हाथ मारते हुए कहती है कि मैं जिनकी केयर करती हूँ तुम हमेशा उनसे रूडली बात करती हो, उनकी इंसल्ट करती हो बिना उनकी बातें सुने, और तुम्हारी यही बातें मैं हेट करती हूँ। योशिदा ने मेरी केयर की, जो मैं करती थी गलत था और ये योशिदा ने मुझे समझाया और मुझे रहने दिया, वो बिना किसी स्वार्थ के। उसने मुझे एक फैमिली की तरह ट्रीट किया, ना कि तुम्हारी तरह। उसकी मॉम भी फिर गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं, मैं कभी नहीं समझ में आएगा कि मेरे लिए ये कितना मुश्किल था, तुम्हारी वजह से मैंने कितना कुछ खोया है, मुझे तुम्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था। उसकी बातें सुन सायू रोने लगती है और योशिदा पास रखी ग्लास को हाथ में उठा के सोचता है, मैं क्या करूं? फिर उसमें की जूस पी के मन में कहता है, मैं ये ग्लास फेंक के ही मारने वाला था। फिर वो शांति से कहता है कि अगर एक पेरेंट्स को बच्चा कैसा हो ये चुनने की पावर नहीं है, तो एक बच्चे को भी उसके पेरेंट्स कैसे होंगे ये उसे चूज करने की पावर नहीं होती। तो अब जो सायू की मदर बनना था वो तुम बन गई, और एक बच्चे को नहीं पता कि वो कैसे अपने पेरेंट्स के बिना बड़ा होगा। तो तुम्हें अगर सायू की परवाह नहीं है तो उसे मैं रखना चाहूंगा जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाए, और मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और वैसे भी किसी के पास ये अधिकार नहीं है जो सायू को पाले पोसे सिवाय तुम्हारे। फिर वो अपने घुटनों पे आके बैठ जाता है और कहता है, प्लीज सायू की देखभाल करो जब तक वो अडल्ट ना हो जाए, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। सायू की मॉम हैरान थी ये देख के कि आखिर एक स्ट्रेंजर ये क्यों कर रहा है। अभी ओजीवारा भी झुक के कहता है कि मॉम मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसकी मॉम कहती है, ये सब क्या हो रहा है, और फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, चले जाओ दोनों यहाँ से। मैंने कहा चले जाओ अभी के अभी। ओजीवारा मॉम को काम करते हुए कहता है, योशिदा क्या तुम सायू को लेकर थोड़ी देर बाहर चले जाओगे? और अब ये दोनों बाहर बैठे हुए होते हैं और योशिदा की आंखों में आंसू है देख सायू पूछती है, हे क्या हुआ? योशिदा कहता है कि जब मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी मुझे लगा तुम्हारी मॉम तुम्हें पसंद नहीं करती। जब उन्होंने कहा कि उन्हें तुम्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था तो मुझे रियलाइज हुआ कि जितना मैं सोचता था ये उससे भी बेकार था। सायू कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं भी गुस्सा होने ही वाली थी पर तुम पहले हो गए। फिर वो भी रोने लगती है। फिर कहती है कि जब तुमने मॉम से रिक्वेस्ट करी मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा और मैं अब तुम्हारे बिना भी अपना ख्याल रख पाऊंगी, तो चिंता मत करना। योशिदा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अपनी पूरी कोशिश करना। अभी यहाँ ओजीवारा आता है। सायू पूछती है, क्या कहा मॉम ने? ओजीवारा कहता है कि मॉम ने कहा तुम यहाँ रह सकती हो ग्रेजुएशन तक, और जब तक तुम उनके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करो वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। ओजीवारा कहता है, योशिदा के झुक के रिक्वेस्ट करने से मॉम फ्रस्ट्रेट जरूर हुई थी पर उसका असर उन पे हुआ है। थैंक्स योशिदा। योशिदा कहता है कि मुझे जो सही लगा मैंने किया। एक एडल्ट को हम सुधार नहीं सकते क्योंकि वो एक पके हुए बांस की तरह होते हैं, उनसे बस रिक्वेस्ट ही की जा सकती है। ओजीवारा योशिदा से कहता है कि तुम आज यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। योशिदा कहता है, ठीक है, पर उससे पहले क्या मैं तुम्हारी मॉम से एक बार बात कर सकता हूँ? ओजीवारा कहता है, ठीक है। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ योशिदा उनसे माफी मांग रहा होता है। सायू की मॉम कहती हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। फिर उससे पूछती हैं कि तुमने सायू के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? योशिदा कहता है, नहीं। सायू की मॉम पूछती हैं, फिर तुमने सायू के लिए इतना कुछ क्यों किया? योशिदा कहता है, शायद क्योंकि मैं उससे उस दिन उस मोमेंट पे मिला, यही रीजन था। सायू की मॉम खड़ी होते हुए कहती हैं कि मैं सायू से बात करके डिसाइड करूंगी उसके फ्यूचर के बारे में, और तुम कल सुबह टोक्यो चले जाना। योशिदा कहता है, हाँ। फिर वो बाहर आकर देखता है तो सायू और उसका भाई सीढ़ियों से आ रहे होते हैं और सायू कहती है, अब मेरी बारी है। अंदर जाते ही सायू घुटने पे आकर माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। दरअसल मेरे अंदर पहले से ही आपको लेके फ्रस्ट्रेशन थी,
इसलिए मैं घर छोड़ के गई और इस वजह से आपको और भाई को और प्रॉब्लम्स हुए। मुझे माफ़ कर दो। सायू की मॉम कहती है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, पर मुझे भी नहीं पता चला कि मैं कब से तुमसे रूडली बिहेव करने लगी। जो उसने कहा मुझे उससे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर मैं तुम्हारी इकलौती पेरेंट हूँ। सायू भी इमोशनल हो जाती है और कहती है हाँ। सायू की मॉम जाते हुए कहती हैं कि तुम एक बार ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी वो करना। उसकी मॉम का जाने के बाद सायू कहती है थैंक्स मॉम। इसके बाद वो बाहर आती है और योशिदा से कहती है आज पहली बार मेरी मॉम से शांति से मेरी बात हुई। योशिदा से कहता है कि अब तुम्हारे साथ सब ठीक होगा। फिर वो अपने रूम में आता है और कहता है फाइनली मेरा काम खत्म हुआ, और सोने जाता है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी सायू उसके रूम में आती है और उसे बेड पे ज्वाइन करने के लिए पूछती है। योशिदा कहता है कि तुमने टोक्यो में भी यही कहा था। सायू कहती है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे बिना अपना ख्याल रख लूंगी, पर मुझे नहीं लगता। योशिदा कहता है कि हे अब तुम्हारे साथ सब ठीक हो गया है। सायू से पूछती है कि ये लास्ट नाइट है, तो क्या तुम कुछ ऐसा नहीं करना चाहोगे जिससे तुम मुझे भूलो ना। योशिदा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें वैसे भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि एक लड़का लड़की जो ना ही लवर है और ना ही फैमिली मेंबर, साथ में लगभग उन्होंने आधा साल बिताया है, तो ये मेरे लिए भूलने वाली बात नहीं है। सायू रोते हुए उसे हक करती है और योशिदा कहता है तुम तो बिल्कुल क्राई बेबी हो। सीन शिफ्ट होता है सुबह। जल्दी उठ के योशिदा सायू को सोते हुए देख रहा था। फिर ये सभी ओजीवाड़ा के साथ एयरपोर्ट निकलते हैं और एयरपोर्ट पहुंच ओजीवाड़ा कहता है कि मुझे योशिदा से कुछ अकेले में बात करना है। फिर वो योशिदा को लिफाफे में कुछ पैसे करके दे रहा होता है, पर योशिदा उसे लेने से मना करता है और कहता है तुमने टिकट कराए थे, इतना बहुत है। पर ओजीवाड़ा जबरदस्ती करता है तो योशिदा कहता है कि इन पैसों से तुम सायू के लिए नए कपड़े ले लेना। ओजीवाड़ा फिर योशिदा के फीलिंग्स समझता है और उससे पूछता है कि तुम सायू से प्यार करते हो ना। योशिदा कहता है कि ना, मुझे सिर्फ बड़ी लड़कियां पसंद है। इसका तो पूरे सीजन यही डायलॉग रहा है। खैर ओजीवाड़ा फिर उससे कहता है थैंक्स योशिदा, अगर तुम उस दिन पीकर घर देर से नहीं जाते तो शायद सायू तुमसे नहीं मिलती। योशिदा कहता है हाँ, वो मेरे लिए भी लकी मोमेंट था। फिर वो उसे गुड लक कह के निकल जाता है। आगे टर्मिनल गेट पे उसे सायू मिलती है। उसने वही स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखे थे जिसमें वो योशिदा से मिली थी। सायू कहती है मुझे खुशी है कि मैं घर से भागी क्योंकि मैं तुमसे मिली योशिदा। और यहाँ सायू अपने प्यार का इजहार योशिदा से करती है। योशिदा कहता है क्या तुम सीरियस हो? मैंने तुमसे कहा था ना। सायू कहती है हाँ हाँ, तुम्हें बड़ी लड़कियां पसंद है, तो क्या जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरा चांस है? योशिदा हंसते हुए कहता है हाँ, पर तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और तुम्हारे सामने तो पूरी लाइफ पड़ी है, तो मेरी यादों को एक बॉक्स में डालो और उसे गंगा में बहा दो। सायू कहती है कि तुम्हारी यादें इतनी ज्यादा हैं वो मेरे दिमाग में नहीं आ रही, तो किसी बॉक्स में क्या ही आएंगी। फिर योशिदा का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि वादा करो कि हम फिर से मिलेंगे। योशिदा कहता है कि हाँ जरूर। इसके बाद वो निकल पड़ता है अपनी फ्लाइट पकड़ने और सायू अपने भाई के पास आके कहती है मैंने वो सब कह दिया जो कहना चाहती थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ योशिदा घर आ गया था और वो अपनी शर्ट को देखता है जिससे सायू आयरन करके रखा करती थी। फिर उसे टेबल पे सायू की लिखी रेसिपी वाली नोटबुक भी दिखती है। वो उसे देख के कहता है कि मैं तो बिना देखे भी बना सकता हूँ। फिर वो मिसो सूप बना के टेस्ट करता है और कहता है ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा वो बनाया करती थी, और रोते हुए कहता है मैं ठीक बिल्कुल नहीं हूँ। अब 2 साल बीत जाते हैं सायू को गए। योशिदा अपने उसी ऑफिस में काम करता है। उसने अभी तक किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू नहीं की है। मिशिमा उसके पास प्रोजेक्ट लेके आती है और वो अब इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। योशिदा कहता है तुमने काफी कुछ सीख लिया है और उसे इनकरेज करता है। मिशिमा कहती है थैंक्स, ये सब तुमने ही तो सिखाया है। तभी आईडी यहाँ आती है और सभी को डिनर पार्टी पे आने के लिए कहती है जो उसने रखा है मिशिमा को प्रोजेक्ट लीडर बनने पे, और योशिदा मना करता है कि उसे आज कहीं जाना है। आईडी कहती है ठीक है, तो तुम कभी फिर चलना, और मिशिमा कहते हुए चली जाती है कि तुम फिर से किसी को छुप कर डेट तो नहीं कर रहे। योशिदा उसकी बातों से कंफ्यूज था। घर आते समय वो आसामी से बात कर रहा होता है जिसने उसे अपने लिखे नोवेल को पढ़ने के लिए बुलाया था। तभी उसे उसी रास्ते उसी लैंप लाइट के नीचे उसी ड्रेस में सायू बैठी हुई दिखती है। योशिदा उसके पास आके पूछता है ओए, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने घर जाओ। सायू कहती है मेरे पास घर तो है पर वो काफी दूर है, तो आज रात मुझे अपने घर रहने दो मिस्टर।